नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। डे 17 हो गया है आज जब हम एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं फॉर नॉर्सेट मेंस। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि नॉर्सेट 6-7 के एस्पिरेंट्स भी अभी से जुड़ जाइए क्योंकि ज़रूरी है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। आई एम हैविंग सोर थ्रोट तो प्लीज़ बियर विद मी। और मैंने अभी शुरुआत में जो है ग्रोथ चार्ट के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आप में से किसी बच्चे की क्वेरी थी और जो नॉर्सेट 4 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो किस तरीके से आप ग्रोथ चार्ट को इंटरप्रेट करेंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो आज के क्वेश्चंस हैं वो पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ, मेडिकल, सर्जिकल सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, प्लस रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। और सिर्फ आपकी 10 सेकंड लगती है कमेंट करने में और मुझे पता लग जाता है कि कितने बच्चों को पसंद आ रही है वीडियो, मुझे एक इवैल्यूएशन हो जाती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक के जरिए मुझे बताइएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ मदर टेक्स हर 4-year-old डॉटर, 4 साल का बच्चा है, ठीक है, टू पीडियाट्रिक क्लिनिक एंड हर वेट इज़ 11 kg। बच्चे का वजन जो है 11 kg है। कंपेयर द गर्ल्स वेट फॉर एज परसेंटाइल फॉर गर्ल्स अप टू 5 years ग्राफ एंड डिटरमाइन व्हाट परसेंटाइल दिस गर्ल्स फॉल अंडर वेदर शी इज़ हेल्दी और नॉट। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो आपको ग्राफ की इंटरप्रिटेशन जो है मैं अभी बता देती हूँ क्या है। देखिए हम अगले पेज पे देखते हैं इसको बड़ा करके। यहाँ पे बोला गया है 4 साल का बच्चा है, तो आप ये 4 साल का, ये गर्ल्स का चार्ट है, पिंक कलर का होता है, बॉयज़ का जो है ब्लू कलर का चार्ट होता है। ये तो कोई भी चार्ट दिया हो कैसे आपको करना है वो मैं बताती हूँ। 4 साल का बच्चा है, ये मार्क कर लीजिए। कितना वजन है? 11 किलो। तो ये 11 किलो वाली लाइन है, तो यहाँ पे बच्चा फॉल कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर द चाइल्ड इज़ फॉलिंग। तो यहाँ पे बच्चा फॉल कर रहा है, तो इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए इस चार्ट में 5 चीज़ें दी गई हैं। 3rd परसेंटाइल, 15th परसेंटाइल, 50th, 85 एंड 97th। ये जो है वेट फॉर एज, ये हाइट फॉर एज का चार्ट भी ऐसे ही होता है। हाइट फॉर एज की जगह यहाँ पे हाइट दी होती है और एज इस साइड दी होती है, ठीक है। ये जो छोटे वाले पॉइंट है ना, ये मंथ्स डिनोट कर रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और ये बड़े वाली चीज़ जो है ईयर डिनोट कर रही है। जैसे अगर दिया होता 4 साल 4 महीने का बच्चा है तो यहाँ पे आता, 4 साल 6 महीने का बच्चा है तो वो अगले पॉइंट पे आता। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये मंथ्स डिनोट करते हैं, महीने, और जो बड़े पॉइंट्स होते हैं वो डिनोट करते हैं ईयर की, साल। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 5 परसेंटाइल हैं, इनका मतलब होता है कि जो बच्चा है अगर वो 3rd परसेंटाइल से 97th परसेंटाइल के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इतनी बात समझिए पहले कि अगर वो 3rd परसेंटाइल मतलब इस रेंज में आ रहा है, 3rd से लेके 97th परसेंटाइल तक आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? नॉर्मल है। अब परसेंटाइल का मतलब क्या है? अगर 3rd परसेंटाइल पे है तो ध्यान से सुनिए, अगर 3rd परसेंटाइल पे है तो उसका मतलब होता है कि जो 3% बच्चे हैं उनसे वो ऊपर है, ठीक है। वो ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे 3% बच्चे उससे नीचे वेट के हैं, और वो बाकी 97% बच्चे उससे ऊपर वेट के हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 15 परसेंटाइल की बात करूँ तो मतलब 15% बच्चों का वेट उससे कम है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के, और बाकी बच्चों का जो है उससे ऊपर है। अगर मैं 50 परसेंटाइल की बात करूं तो 50 परसेंटाइल का मतलब है कि 50% जो है बच्चों का वेट उससे नीचे है। वो ऐसी पोजीशन पे खड़ा है बच्चा जहाँ पे 50% बच्चे उससे नीचे हैं और 50 उससे ऊपर है। इसी तरीके से अगर मैं 97th परसेंटाइल की बात करूं तो 97th परसेंटाइल का मतलब होगा कि 97% बच्चे उससे नीचे वजन में हैं और 3% बच्चे उससे ऊपर हैं, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर 3 परसेंटाइल से 97th परसेंटाइल में लाई कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि उसका जो है ग्रोथ नॉर्मल है। एज पर वेट और एज जो है बच्चा नॉर्मल है। अगर यहाँ हाइट दी होती तो एज पर हाइट और एज बच्चा नॉर्मल होता। कहाँ पे लाई कर रहा है? 3 से लेके 97 तक कहीं पे भी लाई कर रहा है। इस ग्रोथ चार्ट की ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में ये बच्चा कहाँ लाई कर रहा है? 3 से नीचे लाई कर रहा है तो वो अनहेल्दी है।
अगर वो 97 से ऊपर भी लाई कर रहा होता तब भी वो अनहेल्दी कैटेगरी में आता है, तब वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा होता, 3 से नीचे जो है वो जो है अंडरवेट की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ बीच के कोई डिमार्केशन नहीं दी हुई है, सीवियरली माल नरिश्ड ऐसे कोई डिमार्केशन नहीं है वेट फॉर एज चाइल्ड चार्ट में। यहाँ सिर्फ नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात है। तो 3 से 97 के बीच में सब नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं और उससे ऊपर इधर या उधर जो है वो एबनॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं एज पर, अगर वेट चार्ट है तो एज पर वेट पर एज, और अगर हाइट चार्ट है तो एज पर हाइट पर एज। सिंपल स्पष्ट शब्दों में मैंने बोला है, तो ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है, आपको ग्रोथ चार्ट करने में दिक्कत ही नहीं आनी है कहीं पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 3% से नीचे है तो मैंने क्या बोला, अनहेल्दी होता है। अब देखिए पीछे ऑप्शंस, 3% हेल्दी तो नहीं है क्योंकि 3 से नीचे आ रहा है, बिलो 3% अनहेल्दी, तो ये ऑप्शन रहेगा कि 3rd परसेंटाइल से नीचे है और अनहेल्दी है, 15th परसेंटाइल हेल्दी और बिलो 15th अनहेल्दी। बिलो 15th अनहेल्दी तो होता ही नहीं है क्योंकि वो कहाँ पे तीन अगर दे रखा होता है 3 से नीचे अनहेल्दी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सारे नेग्लेक्ट करेंगे और आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन बी, बिलो 3rd परसेंटाइल अनहेल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ चार्ट नहीं दे रखा होता और सिंपल पूछ रखा होता कि 4 साल का बच्चा है, 11 जो है केजी वेट है, 3rd परसेंटाइल से नीचे आ रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वो हेल्दी बोलेंगे, अनहेल्दी तो वो अनहेल्दी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे और कोई डिमार्केशन नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है इस ग्रोथ चार्ट में, 3 परसेंटाइल से 97 परसेंटाइल इज नॉर्मल, उससे ऊपर एंड उससे नीचे इज एबनॉर्मल, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से मैंने BMI का भी क्वेश्चन कराया था डे 15 की वीडियो में, 20th क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। मैं एक बार आपको चार्ट का इंटरप्रिटेशन बता देती हूँ। BMI चार्ट में क्या दे रखा होता है, यहाँ पे एज दे रखी होती है और इधर BMI दे रखा होता है, ठीक है। अगर वही सिंपल है कि अगर 15 साल का बच्चा है, लेट्स से कि 15 साल का बच्चा है और उसका BMI जो है 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से लेके आप 22 तक लाइन खींचिए, ये हो गया इधर, ठीक है। तो ये जो है इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। आप 15 से लेके 22 तक लाइन खींचेंगे तो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। वहाँ चार्ट में आपको कलर नहीं दिया होगा, जो आपको चार्ट है वो आप उस क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ कलर वाला चार्ट लिया है, डे 15th 20th क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो भी बच्चा, इसका चार्ट की इंटरप्रिटेशन मैंने बताई थी कि अगर बिलो 5 परसेंटाइल आ रहा है, ये यहाँ पे भी परसेंटाइल में है, अगर 5 परसेंटाइल से नीचे आ रहा है तो बच्चा जो है अंडरवेट होता है, और अगर 5 से लेके 85 परसेंटाइल तक आ रहा है तो वो नॉर्मल वेट कहलाएगा, नॉट वेट, नॉर्मल कहलाएगा एज पर BMI अपने एज के बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर वो 85 से जो है 95 तक आ रहा है तो वो ओवरवेट कहलाता है, और अगर 95 से ऊपर आ रहा है तो वो ओबीस कहलाएगा। तो ये इंटरप्रिटेशन होती है इसकी। अगर यहाँ चार्ट नहीं दिया होता तो ये याद रखिएगा, अगर BMI चार्ट की बात है तो ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, वहाँ पे मैंने बिना ब्लैंक वाला चार्ट समझाया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। और देख लीजिए इस चार्ट में जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं कि आप किसी भी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं कि देखिए यहाँ 10 साल का बच्चा है, BMI 13 है, तो कौन अंडरवेट की कैटेगरी में होगा। कैसे कि 10 साल का बच्चा है, यहाँ पे 13 है तो 5 से नीचे फॉल कर रहा है तो अंडरवेट है वो। इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स आप पढ़ के देख सकते हैं कि कहाँ पे बच्चा लाई करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है सिंपल क्वेश्चंस ये होते हैं, बस ग्राफ देख के हाथ पैर फूल जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको वेट फॉर हाइट के लिए ये याद रखना है कि 3 से 97 परसेंटाइल में नॉर्मल होगा। BMI के आपको ये 4 कट ऑफ याद रखनी है बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट भी ग्रोथ चार्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल ग्रोथ फॉर अ चाइल्ड एज 2 to 20 ईयर्स इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन कि वो नॉर्मल से कितना डेविएटेड है। एक सिंपल सी बात कि एक नॉर्मल चीज़ है, वहाँ से वो कितना डेविएटेड है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो कि मिड पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं। ये देखिए ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ मिड पॉइंट की जो पॉपुलेशन होगी वो ऐसी पॉपुलेशन होगी जो इसको 2 भागों में डिवाइड करेगी, ठीक है।
कुछ पार्ट जो है इधर की तरफ लाई करेगा और इक्वल पार्ट जो है इधर की तरफ लाई करेगा। इसको जेड कर्व बोलते हैं और ये बेल शेप्ड होता है, ठीक है, बेल शेप्ड इसको कर्व बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। इतना डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि ये वो पॉइंट होता है जो कि पॉपुलेशन को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर मैं वेट फॉर एज वाले ग्रोथ चार्ट की बात करूं तो ये पॉइंट जो है ये 50th परसेंटाइल वाला पॉइंट है, ठीक है, ये 50th परसेंटाइल वाला पॉइंट है। और यहाँ पे इधर एक्सट्रीम में है इसकी 3rd परसेंटाइल और इधर है 97th परसेंटाइल। इसका मतलब ये है मोटा मोटी भाषा में कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो इस स्पेक्ट्रम में लाई कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। अगर वो 3 से कम की तरफ लाई कर रहे हैं तब भी वो एबनॉर्मल कहलाएंगे और 97 से ऊपर की तरफ लाई कर रहे हैं तो भी वो एबनॉर्मल कहलाएंगे। ये एक उसकी बेल शेप्ड स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो मैंने अभी समझाया उसके आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ मैं। ये देखिए जैसे ये मीन है जो मैंने बताया आपको 50th परसेंटाइल, इसका मतलब है एवरेज, कि अगर हम सारे बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का एवरेज लेंगे तो वो इतना वेट फॉल करेगा। उससे इधर की तरफ भी डेविएटेड होंगे और उधर की तरफ भी डेविएटेड होंगे। जो 50 से इधर की तरफ डेविएटेड होते हैं कम की तरफ वो नेगेटिव में होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो इधर की तरफ होते हैं वो पॉजिटिव में होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और ये है 1 और 2, ठीक है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, -2 को बोलते हैं हम 3 परसेंटाइल को बोलते हैं -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये याद रख लीजिए, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स में घुसूंगी आपको समझ नहीं आने वाला है, सिर्फ ये याद रख लीजिए मोटा मोटा कि जो 3 परसेंटाइल है उसको -2 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं और जो 97th परसेंटाइल है उसको +2 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल की बात करूँ तो वो नॉर्मल कहाँ है, -2 से +2 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, नॉर्मल ग्रोथ के हैं। अब इस चार्ट में भी देख लीजिए आप कि मैक्सिमम बच्चे आप देख रहे हैं इसी एरिया में फॉल कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे यहाँ पे हैं और बहुत कम बच्चे यहाँ पे हैं। यहाँ वाले कमजोर हैं, ठीक है, तो वो माइनस मान लीजिए, नेगेटिव है। यहाँ वाले जो ओबीज हैं तो वो पॉजिटिव हैं। तो जो है 3 को हम डिनोट करते हैं -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से और 2 को 97th को डिनोट करते हैं +2 से। तो जो नॉर्मल वेट है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -2 से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। और 50th परसेंटाइल जो होता है उसको हम 0 स्टैंडर्ड डेविएशन मानते हैं, ठीक है। तो ये है 0 से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल वेट की बात करें तो +2 से -2 ही है, और इसका वैसे हम देखें तो ये क्या है, 3 परसेंटाइल से, इसका मतलब अगर देखें तो 3 परसेंटाइल टू 97th परसेंटाइल जो है वो है -2 से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इसका मोटा मोटा जेस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो जो नॉर्मल ग्रोथ है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉल करती है। स्टैंडर्ड डेविएशन का यही मतलब है एवरेज से कितना डेविएटेड है। तो -3 जो 3 परसेंटाइल वाले हैं उनको -2 से डिनोट करते हैं और जो 97th परसेंटाइल है उनको हम +2 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, a sampling method which involves a random start and then proceed with the selection of every kth element from then onwards, इसको क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है, ठीक है। अगर सैम्पलिंग टेक्निक की बात करूं तो 2 तरीके की होती है, रैंडम या जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरी होती है नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब जो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होती है, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब है कि सबके पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का किसी भी ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में। नॉन रैंडम का मतलब होता है वो इक्वल सबको चांस नहीं मिलता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है जो रिसर्चर होता है उसके ऊपर होता है कि वो किसको स्टडी में शामिल करना चाहता है। तो अगर रैंडम की बात करूं तो अगर 100 की पॉपुलेशन है तो 100 के पास 100% चांस है, वही अगर पर्ची डालनी, वो अलग अलग टेक्निक होते हैं। तो कोई भी जो है हमारे स्टडी ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। कल मैंने समझाया था कि मैंने किस तरीके से किया था रैंडमाइजेशन, तो वो रैंडम जो है हमारे स्टडी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। नॉन रैंडम में हम
अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो हमें कन्वीनियंट लगता है, या फिर हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस है कि हमें यही लोग चाहिए, उनके हिसाब से हम सैम्पलिंग करते हैं, वो होती है नॉन रैंडम टेक्निक, कि हमें यही लोग चाहिए, हम उन्हीं को स्टडी में लेते हैं। तो अगर हम फेयर टेक्निक की बात करें तो फेयर कौन सी टेक्निक होती है? रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होती है, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता कि हमारा जो स्टडी सब्जेक्ट है जिस पे हम स्टडी करने वाले हैं वो कौन बन जाएगा। तो यहाँ रैंडम होते हैं, रैंडम के अलग अलग टेक्निक होते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, और ये होता है सिस्टमैटिक और क्लस्टर। नॉन रैंडम में होती है हमारी कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल, पर्पसिव एंड कन्वीनियंस। सिंपल रैंडम का मतलब है कि जैसे वो पर्ची वाला मेथड बताया मैंने कि वो सिंपल रैंडम हो गया, सिंपली 100 सब्जेक्ट हैं तो 100 के 100 की पर्ची डाल ली, कोई भी आ गया उसको हमने अपने स्टडी ग्रुप में ले लिया, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप में ले लिया। इसी तरीके से वो हो गया हमारा सिंपल रैंडम टेक्निक, कि एक हमने वही पर्ची वाला एक होता है मेथड, वो हो गया सिंपल रैंडम। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम में होता है कि हम स्ट्रेटा क्या होते हैं? स्ट्रेटा होते हैं कैटेगराइज करना। ठीक है, कि अगर हमने जो है कैटेगराइज कर लिया, कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर हमें उस पॉपुलेशन को हमने एज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर लिया, या फिर जो है ऑक्यूपेशन किसी के भी अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर लिया, और उस पर्टिकुलर ग्रुप में से हमने क्या किया, फिर रैंडम टेक्निक का यूज़ करते हुए जो है सैंपल्स लिए। जैसे कि अगर हमें हमारे स्टडी 100 की पॉपुलेशन है लेट्स से, ठीक है, 100 की पॉपुलेशन है, लेकिन हमें जो सैंपल चाहिए थे वो मेनली चाहिए थे गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन वाले, तो हमने उनको जो है स्ट्रेटा में तोड़ लिया, कैटेगरी बना ली कि अगर हमें स्टडी में चाहिए कि गवर्नमेंट वाले आधे लेने हैं, आधे हमें प्राइवेट ऑक्यूपेशन वाले लेने हैं, तो हमने उनको क्या किया, कैटेगरी में बना लिया कि गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन वाले ये हैं, प्राइवेट वाले ये हैं। फिर जितने 60 मान लो गवर्नमेंट वाले आए और प्राइवेट वाले आए 40, तो अब जो है अब इनकी पर्ची डाल के हमने क्या कर लिया, सिंपल रैंडम का टेक्निक का यूज़ करते हुए किसी को भी किसी ग्रुप में अलॉट कर दिया। लेकिन यहाँ सिंपल रैंडम ही टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कैटेगराइज करना होता है उनको बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टर, कि उनका क्या मतलब किसी भी कैरेक्टर के आधार पे हमें उनकी कैटेगरी बनानी होती है। उसके बाद हम सिंपल रैंडम टेक्निक का यूज़ करते हुए सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक होता है कि एक लिस्ट बना ली 100 लोगों की, फिर होता है कि एवरी केथ सैंपल का मतलब होता है ये दे रखा है कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है और सैंपल साइज़ कितना है। लेट्स से कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है और हमें लेने हैं कितने, 20। ठीक है, तो हर 5वां बंदा जो लिस्ट में होगा वो हमारा सैंपल स्टडी का पार्ट होगा। तो ये होता है हमारा केथ सैंपल। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि केथ एलिमेंट, तो ये कौन सी टेक्निक हो गई हमारी, ये यहाँ पे हो गई हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये है सिस्टमेटिक। क्लस्टर का मतलब होता है कि वही हम स्ट्रेटा की तरह उनको एक क्लस्टर में डिवाइड कर लेते हैं और पूरा का पूरा क्लस्टर हम स्टडी में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में तो क्या था कि हमने जो है सिंपल रैंडम का टेक्निक का यूज़ करते हुए किया था, क्लस्टर में हम होल क्लस्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे किया क्या है, पहले हमने रैंडमाइजेशन किया है उन 100 लोगों को चुनने के लिए, इसीलिए ये रैंडम टेक्निक कहलाएगी। नॉन रैंडम में होती है हमारी कोटा, स्नोबॉल, पर्पसिव, कन्वीनियंस। तो कोटा सैम्पलिंग होती है, कोटा सैम्पलिंग में होता है कि स्ट्रेटिफाइड की तरह ही होती है कि हम किसी भी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसके जो है कैटेगरी बना लेते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में कैटेगरी बना के हमने क्या उनको चूज़ किया था, रैंडम टेक्निक का यूज़ करते हुए। लेकिन कोटा में ऐसे नहीं होता, कोटा में हम कैटेगरी बना के नॉन रैंडम टेक्निक का यूज़ करते हुए चूज़ करते हैं। तो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, स्ट्रेटिफाइड में भी कैटेगरी बनाते हैं लेकिन रैंडम टेक्निक के बाद से उसमें चूज़ करते हैं। कोटा में कैटेगरी बनाते हैं लेकिन रैंडम टेक्निक का यूज़ करते हुए नहीं चूज़ करते। जैसे कि कैटेगरी बना ली और फिर हमने अपनी कन्वीनियंस के आधार पे, तू आ जा भाई स्टडी में, तू आ जा, इस तरीके से जो है हमने अपनी कन्वीनियंस के आधार पे सैंपल्स को सेलेक्ट कर लिया, तो वो हो गई कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग उन केसेस में अप्लाई की जाती है जहाँ पे हमें सैंपल मिलना बहुत मुश्किल होता है।
यहाँ पे जैसे हमने एक सैंपल को चूज कर लिया, उसको बोलते हैं कि तू और 2 बंदों का पता बता दे, वो जो 2 बंदे मिले उनसे और का पता पूछ लेते। इस तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। ये मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV, ड्रग एब्यूज इन केसेस में होता है, ठीक है, क्योंकि इनके लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। तो अगर एक HIV वाला मिल गया, उनका तो ग्रुप होता है, उनको पता होता है कि दूसरे कौन लोग उस क्लिनिक में आ रहे हैं, तो उससे हमने और सैंपल्स का पता पूछ लिया, और से हमने और का पूछ लिया। इस तरीके से जो है एक सैंपल को पकड़ते हुए हमने अलग अलग सैंपल्स ढूंढ लिए, वो होती है हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। और पर्पजिव सैम्पलिंग होती है कि कोई पर्टिकुलर पर्पज है हमारा माइंड में, उसको सिलेक्ट करते हुए हमने अपने स्टडी के ग्रुप को सिलेक्ट किया है, ना कि रैंडम का यूज़ करते हुए। कन्वीनियंस की हमारी जो कन्वीनियंस है, जिस टाइम पे हमारी अवेलेबिलिटी है, सैम्पल्स की भी अवेलेबिलिटी है, वो कन्वीनियंस अपनी सुविधा के आधार पे अगर हमने चूज़ किया है तो दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये सारी सैम्पलिंग टेक्निक होती है। यहाँ पे kth सैंपल पूछा गया है तो वो सिस्टमिक सैम्पलिंग है। ध्यान से सुनिएगा 5 मिनट के लिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड में कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यहाँ पे है, और स्लो पेस पे करके थोड़ा सुन लीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके रिसर्च में, मेनली इसी से आते हैं। सैम्पलिंग पूछते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें पूछते हैं, जो मैंने कल कराए तो उस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्मॉल ग्रुप सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी इज नोन एज। अगर बहुत बड़ा कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन में से हम कुछ पार्ट अगर चूज करते हैं स्टडी के लिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सैंपल कहलाता है। तो बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अभी हम इतनी बात कर रहे हैं वो सारी सैम्पलिंग की ही कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, 100 में से अगर हमें 20 ही लेने हैं तो 100 तो हमारी होगी पॉपुलेशन, और जो 20 हो गए वो हमारे हो गए सैंपल। तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अनदर टर्म फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग की दूसरी टर्म क्या है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी हम इसको बोलते हैं, कि हमने पहले पूरी पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड किया, फिर हमने जो है उसमें से सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए सैंपल्स लिए, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, बी। Next, in which of the following non-random sampling technique does the researcher ask the research participant to identify other potential research participant? जो मैंने अभी बोला कि कौन सी ऐसी नॉन रैंडम टेक्निक है जहाँ पे रिसर्चर जो है अपने पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको बोलता है कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स बताओ ये स्नोबॉल है, और किन किन चीज़ों में होती है जहाँ पे हमें सैंपल्स मिलना मुश्किल होते हैं, HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जहाँ पे लोग रिवील नहीं करते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड क्लाइंट who has been identified as victim of physical abuse. In planning care for the child, what is the priority nursing action? कि एक क्लाइंट है जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया फिजिकल एब्यूज़ है, ठीक है, फिजिकल एब्यूज़ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, घर वाले उसको लेके आए होंगे, ठीक है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एडहेरिंग टू द मैंडेटरी एब्यूज़ रिपोर्टिंग लॉज, B, notify the caseworker of the family situation, C, removing the client from immediate danger, and D, obtaining treatment for abusing family member। अब जो है ये जानना जरूरी है कि फिजिकल एब्यूज़ हो सकता है कि उसके फैमिली मेम्बर से ही हुआ हो जो कि उसके सराउंडिंग है, तो उनके होते हुए पेशेंट ना तो कुछ बोलेगा और डरा डरा भी रहेगा, तो इमीडिएट रहेगा कि सबको रिमूव कर देना है वहाँ से, इमीडिएट डेंजर जो है उनको रिमूव कर देना, फिर क्लाइंट से जो है फर्दर डिस्कस करना है, एम्पैथाइज करना है, फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो फिजिकल एब्यूज़ के पेशेंट रहते हैं उनके जो सराउंडिंग है लोग, जो उनके घर वाले उनको लेके आए हैं, मेनली वही इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको वहाँ से हटा देते हैं, वो इमीडिएट डेंजर है उनके लिए, तो सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द नर्स असेसेस अ क्लाइंट विद द एडमिटिंग डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है मेनिया, कौन सा सिम्टम रिक्वायर इमीडिएट एक्शन? Incessant talking, grandiose delusion and poor concentration, outlandish behavior and inappropriate dress, and non-stop physical activity and poor nutritional intake। तो यहाँ पे पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी है और पुअर न्यूट्रिशनल इंटेक है तो पेशेंट को चांसेस है डिहाइड्रेशन होने की, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की, तो सबसे पहले वो चीज़ एड्रेस करनी है जो उसको इमीडिएट रिस्क दे सकती है, तो डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। Next, a client newly diagnosed with diabetes mellitus is instructed by the healthcare provider to obtain glucagon. Glucagon
आपको सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को एलिवेट करता है। ये चीज़ सोचते हुए आंसर करेंगे क्वेश्चन का। फॉर एमरजेंसी होम यूज द क्लाइंट एज होम केयर नर्स अबाउट द पर्पज ऑफ द मेडिकेशन, वट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। क्लाइंट पूछ रहा है कि मुझे ग्लूकागोन क्यों दिया गया है, तो बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा। ऑप्शन ए, इट विल बूस्ट द सेल इन योर पेनक्रियाज इफ यू हैव इनसफिशिएंट इंसुलिन। बी, इट विल हेल्प टू प्रमोट इंसुलिन एब्जॉर्प्शन व्हेन ग्लूकोज लेवल्स आर हाई। It is for the time when blood glucose is low from too much insulin. And D, it will help to prevent lipoatrophy from the multiple insulin injection. अब ये इंसुलिन को किसी सूरत में नहीं बढ़ाता, किसको बढ़ाता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो सी ही आंसर है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए किस केस में देते हैं, अगर पेशेंट को इंसुलिन चल रही है तो हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स जो होते हैं उनको उनसे प्रिवेंट नहीं, उनसे ओवरकम करने के लिए हम ग्लूकागोन देते हैं। ग्लूकागोन के लगभग 20 मिनट के अंदर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता है ग्लूकागोन इंजेक्शन के, और उसके बाद हम पेशेंट को ओरल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ठीक है, तब तक जब तक पेशेंट अनकॉन्शियस है उसको ग्लूकागोन के फॉर्म में देना पड़ेगा ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो सके, पेशेंट जो है कॉन्शियस हो सके, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ओरल कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को दे सकते हैं। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द मालनरिश्ड प्रेग्नेंट क्लाइंट रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंटेशन चल रहा है। विच स्टेटमेंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब ठीक स्टेटमेंट हम चूज करेंगे। ठीक है, आयरन सप्लीमेंट विल गिव मी डायरिया। आयरन सप्लीमेंट जनरली क्या कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो ऑप्शन नेग्लेक्ट करेंगे। मीट डज नॉट प्रोवाइड आयरन एंड शुड बी अवॉइडेड। मीट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड शुड नॉट बी अवॉइडेड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। द आयरन इज बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इफ आई विल टेक ऑन एम्प्टी स्टमक। देन सी, ऑन द डेज दैट आई ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल आई कैन ओमिट। ओमिट तो किसी सूरत में नहीं करना है। ठीक है, आयरन जो हम सप्लीमेंट देते प्रेगनेंसी में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लेना होता है, प्लस क्लाइंट मालनरिश्ड है तो ओमिट करने के तो चांस है। ओमिट का मतलब क्या है, उल्टी करना नहीं, ओमिट करना मतलब छोड़ देना, भूल जाना या छोड़ देना बीच में। ठीक है, नहीं लेना डोसेज। तो सी राइट आंसर रहेगा। जब भी हम कभी आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं पेशेंट को यही बोलते हैं कि खाली पेट का मतलब है कि नाश्ता कर लिया और अब नाश्ते के 2 घंटे हो गए हैं और खाने से 1 घंटे पहले, वो बीच का जो खाली पेट वाला टाइम होता है वहाँ पे इसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन होती है। और बेस्ट एब्जॉर्प्शन किसके साथ होती है, सिट्रस जूसेस के साथ। जनरली हम बोलते हैं कि जो है मौसमी का जूस, संतरे का जूस या फिर आंवला खा लो, तो जो खट्टी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, इसके एब्जॉर्प्शन को और इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड क्लाइंट वर्बलाइज फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ typified by statements such as I am such a failure, I can't do anything right, how should the nurse plan to respond। पेशेंट कह रहा है कि मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ भी ठीक नहीं करता, तो नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगी। ऑप्शन ए, रीअश्योर द क्लाइंट दैट थिंग्स विल गेट बेटर। रीअश्योरेंस कभी भी नहीं देना है। ठीक है, देन टेल द क्लाइंट दैट दिस इज नॉट ट्रू एंड वी ऑल हैव अ पर्पज इन द लाइफ। ये पेशेंट ये सुनेगा ही नहीं आपके भाषण, तो ये नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई। ऐसे पेशेंट्स को कुछ हमें जो है दिखाना होता है, कुछ जो है रियल इंस्टेंस दिखाना होता है, तब वो थोड़ा रिलाई करते हैं। तो सी रहेगा, आइडेंटिफाई रिसेंट बिहेवियर और अकम्प्लिश दैट डिमोन्स्ट्रेट द क्लाइंट स्किल। डी, रिमेन विद द क्लाइंट एंड सिट इन साइलेंस, दिस विल एनकरेज द क्लाइंट टू वर्बलाइज फीलिंग। जो है यहाँ पे पेशेंट नेगेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम रिसेंट बिहेवियर, कोई अगर उसने कुछ अकम्प्लिशमेंट किया होगा तो वो उसको बताते हैं कि देखिए आपने तो ऐसा किया है, आपने तो ऐसा किया है, तो पेशेंट का थोड़ा सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करते हैं। ठीक है, साइलेंस में बैठने से पेशेंट को लगेगा कि ये तो सुनना ही नहीं चाहती है, कुछ बोलना ही नहीं चाहती है, तो ये नहीं होगा। थोड़ा सा जो है इनिशिएट ऐसे पेशेंट्स को करना पड़ता है। तो सी राइट आंसर रहेगा। साइलेंस में कब, जब वो स्टूपर वाली चीज़ें होते हैं, कैटाटोनिक स्टूपर की बोल ही नहीं रहे हैं, तब वहाँ पे बैठे हैं और बीच बीच में क्वेश्चन पोक करते हैं, वो वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट नेगेट हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो कुछ उसने पॉजिटिव जो अचीव किया होगा वो पेशेंट को हम बताएंगे। तो सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ऑन द सेकेंड पोस्टपार्टम डे, अ क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ बर्निंग ऑन यूरिनेशन, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। यूरिन एनालिसिस इंडिकेट कर रहा है UTI।
The nurse instruct the client regarding measures to take for the treatment of infection. What client statement indicate need for further teaching? जहाँ आता है वहाँ हमें नेगेटिव स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को चूज करना होता है एज ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें से क्या चीज़ जो है क्लाइंट गलत कह रहा है? ऑप्शन ए, आई नीड टू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे। येस, हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि जल्दी जल्दी जो है फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करना है, होल्ड नहीं करके रखना है यूटीआई में। B, the prescribed medication must be taken until it is finished. C, my fluid intake should be increased to at least 3000 ml. Food and fluid that will increase urinary alkalinity should be consumed. UTI होता क्यों है? यूरिन जनरली कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में तो कुछ भी आएगा, जल जाएगा, भुन जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो यूटीआई नहीं होगा। जब यूरिन पीएच बदलता है, ठीक है, तो जब यूरिन का पीएच जो है एल्कलाइन की तरफ जाने लग जाता है, तब जो है वो बैक्टीरिया या जो भी ग्रोथ होती है तब होती है, ठीक है, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो फूड जो एल्कलाइन होंगे वो तो नहीं देंगे, उल्टा कैसे एसिडिक इन नेचर वाली चीज़ें देंगे। तो ये जो है गलत जवाब है और ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। बाकी चीज़ हम फ्लूइड इनटेक भी इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन जब तक प्रिस्क्राइब की गई है तब तक ये हो गया, एक पत्ता दे दिया है, दी है 3 दिन की, तो 6 ही गोली लेनी है भाई, पूरा पत्ता नहीं खाना है। तो जब तक प्रिस्क्राइब है मतलब उतने ही दिन खानी है, ना कि पत्ता ही खत्म करके मानना है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अडोलेसेंट क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद कंजक्टिवाइटिस है और जो है कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करने के बारे में क्लाइंट पूछ रहा है। व्हाट क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग? फर्दर इन्फॉर्मेशन के बाद गलत स्टेटमेंट चूज करेंगे, ठीक है। आई शुड ऑब्टेन न्यू कॉन्टैक्ट लेंस। B, I should not wear my contact lens. C, my old contact lens should be discarded. Then D, my contact lens can be worn if they are cleaned as directed. जब कंजक्टिवाइटिस होता है कॉन्टैक्ट लेंस पहनने ही नहीं है, चाहे वो साफ करके या गंदे किसी भी सूरत में वो नहीं पहनने हैं। तो डी जो है वो रॉन्ग रेस्पॉन्स है और ये हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि फर्दर टीचिंग यहाँ पे पूछा गया है। नए कॉन्टैक्ट लेंस जो है लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जो है इन्फेक्शियस हो गए होते हैं, और जो है ओल्ड लेंसेज को डिस्कार्ड करने के लिए सलाह दी जाती है। तो ये सारे करेक्ट रेस्पॉन्स हैं, इसीलिए इनको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये गलत स्टेटमेंट पेशेंट बोल रहा है, इसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, डी। Next, an infant born with imperforated anus returns from surgery after requiring a colostomy. The nurse assesses the stoma and notes that red and edematous. Based on this finding, which action should the nurse take? एक पेशेंट है, बच्चा जिसका इनपरफोरेटेड एनस है। क्या होता है इनपरफोरेटेड एनस? जहाँ पे जो एनल ओपनिंग है वहाँ तक नहीं पहुँचता है, पहले ही जो है एनस क्लोजर हो जाता है। मतलब एनल ओपनिंग इनमें जनरली एब्सेंट होती है या प्रेजेंट भी होती है, तो वो अंदर जो है स्ट्रक्चर्ड होती है। जनरली बच्चा स्टूल नहीं पास कर पाता। इनपरफोरेटेड एनस का यही मतलब है कि जनरली जो एनल ओपनिंग जो है इन बच्चों में एब्सेंट होती है, और अगर एनल ओपनिंग दिख भी रही है तो वो ओपन नहीं होती, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है जहाँ पे अंदर पूरा स्ट्रक्चर्ड है, क्लोजर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इनपरफोरेटेड एनस। इसके लिए क्या करते हैं? कोलोस्टमी जो है कोलोस्टमी करते हैं टाइम बीइंग के लिए, और एनल ओपनिंग को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोलोस्टमी के बाद स्टोमा कैसा दिखाई दे रहा है? रेड और एडिमेटस दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोलोस्टमी क्यों करना है? क्योंकि बच्चे को तो स्टूल पास करना है ना। तो अभी कैसे करेगा? एनल सर्जरी जो है इम्परफोरेटेड है तो वो कोलोन को बाहर निकाल देते हैं, वहाँ से स्टूल जो है बच्चा पास करता रहता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एलिवेट द बटक्स, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, अप्लाई आइस इमीडिएटली एंड कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब आपको पता होना चाहिए कि जब स्टोमा नया नया बनता है ना, तो वो सूजा हुआ होता है, थोड़ा एडिमेटस होता है और डीप रेड इन कलर होता है। धीरे धीरे वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है और पिंकिश इन कलर हो जाता है। तो यहाँ पे बी राइट ऑप्शन रहेगा, डॉक्यूमेंट करना है फाइंडिंग, क्योंकि ये क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग है। और एक चीज़ कि जब स्टोमा पे हम क्या लगाते हैं? बैग लगाते हैं ना फॉर फीकल कलेक्शन। तो जो बैग का साइज़ लेते हैं ना, वो तब लेते हैं जब वो स्टोमा अपने नॉर्मल साइज़ पे रिटर्न कर जाता है, ना कि सूजे हुए स्टोमा का, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर साइज़ लेना होता है ताकि वो फिट हो सके, स्टूल मैटर इधर उधर ना निकले। समझ रहे हैं आप? ये अगर स्टोमा है तो अगर हम बैग ले रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि पूरा जो है इसको फिक्स कर जाए। तो वो फिक्स करने के लिए उसका साइज़ मेजर करते हैं कि कितने साइज़ का बैग जो है वो बनता है। तो ये कब करते हैं? ये जब
स्टोमा नॉर्मल हो जाता है कुछ समय के बाद, जब वो श्रिंक हो जाता है और पिंक इन कलर हो जाता है, वो उस टाइम पे इसका मेजरमेंट लिया जाता है, जब वो अप्रोप्रिएट मेजरमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ बी राइट आंसर होगा इसका। Nurse is caring for a client scheduled for transsphenoidal hypophyseectomy. The preoperative teaching instruction should include which statement? ट्रांसफिनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी का मतलब है नोज के थ्रू हम कहाँ पे जा रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। नोज से हम इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर वगैरह वाली केस में ट्रांसस्फेनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी की जाती है। तो प्री ऑपरेटिव टीचिंग जो है वो क्या रहेगी? ऑप्शन ए, योर हेयर विल बी शेव्ड, बी, यू विल रिसीव स्पाइनल एनेस्थीसिया, सी, यू विल नीड टू एम्बुलेट आफ्टर सर्जरी, डी, ब्रशिंग योर टीथ नीड टू बी अवॉइडेड फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। यस, प्री ऑपरेटिव टीचिंग में हम वही बताते हैं जो सर्जरी के बाद जनरली पेशेंट को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि ब्रशिंग नहीं, ताकि जो है प्रेशर ना पड़े, और नोज ब्लो करने के लिए मना करते हैं, ब्रशिंग करने के लिए मना करते हैं। जनरली 2 हफ्ते के लिए सॉफ्ट स्पंज से ही टिथ क्लीन करते हैं, प्रेशर वाली चीज़ अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। Next, the clinic nurse is assessing jaundice in a child with hepatitis. Which anatomical area would provide the best data regarding the presence of jaundice? Option A, nail bed, B, skin in the sacral area, C, skin in abdominal area, and D, membrane in ear canal. Membrane in ear canal तो हम देखते ही नहीं, हटा देंगे ऑप्शन। जो सबसे पहले हमें जॉन्डिस का पता लगता है वो नेल बेड में, या फिर जो है हमारे आइज़ में हमें पता लगता है, आइज़ का जो नीचे वाला पार्ट है उसके थ्रू पता लगता है। तो ये वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ हमें सबसे पहले पता लगता है। यहाँ तक जॉन्डिस आने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ तक आएगा जनरलाइज्ड जॉन्डिस जब पूरा फैल चुका होगा। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन असेसिंग की बात करें तो नेल बेड्स को जो है हम देखते हैं, प्लस हम आइज़ का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको देखते हैं, टंग को देखते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को देखते हैं। सो दीज आर द बेस्ट असेसर्स। तो ए राइट आंसर होगा। Next, a 6-year-old child has been diagnosed with localized Hodgkin's disease. Chemotherapy is planned to begin immediately. The mother of the child asks why radiation therapy is not prescribed. What is the nurse best response? 6 साल का बच्चा है, Hodgkin's disease है। Hodgkin's disease क्या होती है? कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है। कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और हॉडकिंस डिजीज़ में कौन से सेल्स होते हैं जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? रीड स्टेनबर्ग सेल्स। ठीक है, रीड स्टेनबर्ग सेल्स आर प्रेजेंट इन हॉडकिंस डिजीज़। और ये कहाँ से शुरू होती है? नेक से आर्मपिट में जो है पेनलेस नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हॉडकिंस डिजीज़ में होती हैं। अब जो है 6 साल का बच्चा है, कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है, मदर पूछ रही है कि रेडिएशन थेरेपी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो क्या नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा? ऑप्शन ए, इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड कीमोथेरेपी वर्क्स एज वेल, आई एम नॉट श्योर, आई विल डिस्कस विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, sometimes age has to do with the decision for radiation therapy, and D, the healthcare provider would prefer that you discuss treatment with the oncologist. ऐसा कोई चीज़ नहीं देनी है जहाँ पे ये दिखाई दे रहा हो कि नर्स तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, डॉक्टर से पूछ लो या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ लो, तो ये वाली स्टेटमेंट आप हटाएंगे। वेरी कॉस्टली और एज वाला अब रह गया। अब आप जान लीजिए कि कीमोथेरेपी जनरली 8 ईयर अबाव, रेडिएशन थेरेपी 8 ईयर अबाव ही देते हैं, उससे छोटे बच्चों में जनरली नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये सी आंसर रहेगा कि समटाइम्स जो है एज कंसीडर करते हैं कि एज भी फैक्टर होती है डिसाइड करने के लिए कि रेडिएशन थेरेपी देनी है या नहीं देनी है। हो सकता है आपके केस में ऐसा हो, तो ये सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द नर्स टीचेस द क्लाइंट स्किन केयर to the client receiving external radiation therapy. Which statement indicate need for further instruction? Further instruction पूछा गया, मतलब गलत statement कौन सी है? Option A, I will handle the area gently, B, I will wear loose fitting clothes, C, I will avoid the use of deodorants, and D, I will limit sun exposure to 1 hour daily. अब जो गलत स्टेटमेंट है ये है क्योंकि सन एक्सपोजर अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि स्किन इंटीग्रिटी इनकी बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड रहती है, इसीलिए। ठीक है, एरिया को जेंटली होल्ड करना है, सही बात है। लूज फिटिंग क्लोथिंग्स पहनने हैं, उसको एब्रेड नहीं होने देना है। डिओड्रेंट्स या पाउडर्स वगैरह नहीं यूज़ करने हैं, क्रीम पाउडर डिओड्रेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शंस ठीक है, इनको हटा रहे हैं। गलत स्टेटमेंट चूज़ करनी थी तो डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट, द नर्स इज क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विद स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन है तो कौन सी चीज़ जो है नर्स मॉनिटर करेगी फॉर प्रायोरिटी असेसमेंट? ऑप्शन ए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, सी बी साइन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन, सी द प्रेजेंस ऑफ बाउल साउंड्स एंड डी द साइन ऑफ इन्फेक्शन अराउंड द पिन साइट। अब जो है स्किन ट्रैक्शन है, स्किन ट्रैक्शन में जनरली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है, ठीक है। बाउल साउंड्स भी ऑल्टर नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है लेकिन बाउल साउंड्स नहीं ऑल्टर करती हैं। तो और पिंस इनमें लगती नहीं है, पिंस जो है जो स्केलेटल ट्रैक्शन है उनमें लगती है, तो ये भी आप अवॉइड करेंगे। साइन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन देखना है क्योंकि जनरली जो हम ब्रेस लगा रहे हैं स्किन ट्रैक्शन में, उससे हो सकता है स्किन इंटीग्रिटी जो है वो इम्पेयर हो गई हो, तो इसीलिए बी फॉर द साइन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन वी हैव टू असेस। Next, the nurse is caring for a client with acute pancreatitis and monitor for paralytic ileus। paralytic ileus का क्या मतलब होता है? नो बाउल साउंड्स। जो बाउल साउंड्स है वो क्या हो गई हैं? एब्सेंट हो गई हैं, ठीक है। तो विच पीस ऑफ असेसमेंट डाटा शुड अलर्ट द नर्स टू दिस अकरेंस? जब भी कभी बाउल साउंड होती है तो हम पेशेंट से पूछते हैं इज पेशेंट एबल टू पास प्लेटस, जो गैस है वो पास हो रही है पेशेंट की या नहीं, क्योंकि बाउल साउंड्स में जनरली जो है ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है टू असेस। तो यहाँ पे ए रहेगा इनएबिलिटी टू पास प्लेटस, जो कि इंडिकेट करेगा पैरालिटिक इलियस है। लॉस ऑफ एनल स्फिंक्टर कंट्रोल जो है उसमें बाउल साउंड्स नहीं लॉस होती हैं। सीवियर कांस्टेंट पेन विद रैपिड ऑनसेट, यहाँ पे पैरालिटिक इलियस में तो बाउल साउंड ही एब्सेंट हो जाती, पेन वाली कंडीशन नहीं आती है, ठीक है। फर्म नॉन टेंडर मास पाल्पेबल एट द राइट लोअर राइट कोस्टल, नो, यहाँ पे सिर्फ हियरिंग की बात है, कोई मास जैसा फॉर्म नहीं होता है, तो ए राइट आंसर होगा। Next, the nursing instructor asks a nursing student to identify the priority of care for an assigned patient. Which statement indicates the student correctly identifies the priority client needs? अब जो है एक स्टूडेंट नर्स है उसको बोला गया है प्रायोरिटाइज करो केयर असाइंड क्लाइंट की, तो कौन सी चीज़ उसने जो है असेस की है जो कि करेक्ट है, ठीक है। प्रायोरिटी नीड को, प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए एक्चुअल और लाइफ थ्रेटनिंग कंसर्न, B completing care in reasonable time frame, C time constraints related to client's need and B obtaining needed supply to care for the client। सारी चीज़ ठीक की हैं लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी कौन सी चीज़ें रहेंगी? जो पेशेंट की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो ए राइट आंसर रहेगा। लाइफ थ्रेटनिंग कंसर्न और एक्चुअल कंसर्न अगर उसने क्लासीफाई किए हैं तो वो प्रायोरिटी नीड है, तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट अराइज एट क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ फटीग, लैक ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टिपेशन एंड डिप्रेशन। Hypothyroidism is diagnosed and levothyroxine is prescribed. What is an expected outcome of this medication? Hypothyroidism में क्या होता है? TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ जाता है और T3 और T4 कम हो जाते हैं। ये क्यों बढ़ता है? जब T3 और T4 का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो थायराइड को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसलिए थायराइड ओवर फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है, तो जो उसके स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाते हैं सिर्फ कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे। तो एक्सपेक्टेड आउटकम इसका क्या रहेगा? एलिवेटेड डिप्रेशन, इंक्रीज एनर्जी लेवल, सी इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डी अचीव नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स लेवल। तो लेवोथायरोक्सिन से क्या होना चाहिए? थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल हो जाना चाहिए और उसके बाद जो एनर्जी और लो एनर्जी फील हो रहा था, डिप्रेशन हो रहा था, वो सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटकम इज नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स लेवल्स, डी। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ लंग डिजीज इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। The nurse should assess the client for which sign and symptom characteristic of this disorder। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। एसिडोसिस है मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, पीएच कम है। एसिडोसिस में यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो बॉडी उसको क्या करती है? बाहर निकालने की, जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो रेस्पिरेटरी रेट ऐसे पेशेंट्स की क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जहाँ कम वाला ऑप्शन है उसको हटा दीजिए ये सोचते हुए। तो कौन सा ऑप्शन हटेगा? ब्रेडिपनिया हटेगा, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हटेगा, ब्रेडिकार्डिया भी नहीं होता, टेकिकार्डिया होता है, तो ये भी हटेगा।
ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हेडेक, रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन, क्योंकि CO2 का लेवल जो है बॉडी में बढ़ गया है और CO2 बढ़ने से जो है ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट को होंगे। तो सी राइट आंसर रहेगा। नेगेट हटाएंगे ये वाली चीज़ सोचते हुए कि ज़्यादा CO2 होगी तो निकालनी है ना, बाहर निकालनी है, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी तो टेकिपनिया होगा, ठीक है, ना कि ब्रेडिपनिया। और सॉरी ट्रैकिकार्डिया होगा और टेकिपनिया होगा, तो ये दोनों चीज़ें होंगी, इसीलिए बाकी तीनों ऑप्शन हट जाएंगे। तो आपको समझ आ जाएगा कि हेडेक, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी अगर आपने पेशेंट्स देखे होंगे तो जिनमें CO2 रिटेंशन हो जाता है वो इसी स्टेज में चले जाते हैं, कन्फ्यूजन, हेडेक, रेस्टलेसनेस, और सिंपली जो है बहुत ज़्यादा हो गया है तो अनकॉन्शियसनेस, इस कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। Next, the nurse has reviewed the pre-operative client the procedure for administration of anemia. Which state anemia देना है पेशेंट को, कौन सी स्टेटमेंट है जो फर्दर इंस्ट्रक्शन की बता रही है? ऑप्शन ए, द anemia will be given when I am sitting on the toilet. B, I should try and hold the fluid as long as possible after it is instilled. C, I know that there will be some cramping after the anemia. D, I should tell the nurse if cramping occur during the installation. अब जो है होल्ड भी करना होता है अनीमा देने के बाद। पोजीशन कौन सी देते हैं? सिम्स पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। तो ये फर्दर इंस्ट्रक्शन का मतलब गलत ऑप्शन चूज करना है, और गलत यही है कि टॉयलेट में बैठे को अनीमा देना है, ये गलत है, ठीक है। होल्ड करना है फ्लूइड, यस, होल्ड करने के लिए बोलते हैं। कुछ क्रैम्पिंग होती है, यस होती है। अगर जो है क्रैम्पिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो नर्स को इन्फॉर्म करना है। क्रैम्पिंग जनरली जो हम वो सोप एंड वाटर अनीमा देते हैं ना, उससे हो जाती है। जब उसको बहुत ज़्यादा हाइट पे रखते हैं तो एकदम फ्लूइड जो है ज़्यादा हाइट से इंटेस्टाइन में बहुत प्रेशर के साथ गिर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है। तो उसमें हमें हाइट जो है वो देखनी होती है सोप एंड वाटर अनीमा में। तो ये उन केसेस में होता है। ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सेक्सुअली एक्टिव यंग अडल्ट हैज़ डेवलप्ड वायरल हेपेटाइटिस हुआ है। पेशेंट जो है सेक्सुअली एक्टिव है, कौन सी नीड इंडिकेट कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी नीड फॉर फर्दर टीचिंग? फर्दर टीचिंग की किस में नीड है? ऑप्शन ए, आई शुड अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल, आई कैन गो बैक टू वर्क राइट अवे, माई पार्टनर शुड गेट द वैक्सीन, अ कॉन्डोम शुड बी वियर फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स। अब जो है वायरल हेपेटाइटिस है तो जो है ट्रांसफरेबल होता है जनरली जो बॉडीली सिक्रीशंस है उससे, और अल्कोहल नहीं लेनी है क्योंकि लीवर पे ऑलरेडी लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड है और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सही बात है। पार्टनर को वैक्सीन हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन जरूरी है, यस सही बात है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फिजिकल बैरियर यूज़ करना है, ये भी सही बात है। ये गलत बात है, कह रहा है कि मुझे एकदम से वर्क पे चला जाना चाहिए, क्योंकि रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ हेपेटाइटिस। रेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है बॉडी को देना, तो कम से कम 2 हफ्ते तक जो है वो वर्क पे अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, तो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट एक्सपीरियंस ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इज बीइंग टॉट टू यूज सेल्फ कंट्रोल थेरेपी, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग? अब जो है नीड फॉर फर्दर टीचिंग गलत स्टेटमेंट चूज करनी है, सेल्फ कंट्रोल थेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं। ऑप्शन ए, दिस फॉर्म ऑफ थेरेपी कैन बी अप्लाइड टू नी सिचुएशन, ये सही है, ठीक है। एन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट चेंज इज लाइकली टू लास्ट, ये भी ठीक बात है कि जो इससे अफेक्ट आएगा वो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। देन टॉकिंग टू वन सेल्फ इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ थेरेपी। सेल्फ कंट्रोल में ऐसा ही होता है, अपने आप से बात करते हुए कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हम भी करते हैं ना कई बार, कंट्रोल, कई बार गुस्सा आ रहा होता है तो अपने आप से बात कर रहे हैं, वो सेल्फ कंट्रोल है। दिस फॉर्म ऑफ थेरेपी प्रोवाइड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट व्हेन स्टिमुलस इज प्रोड्यूस्ड, ये गलत बात कह रहा है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देता है। ये जनरली किस में करते हैं हम? अल्कोहल वाले केस में। अल्कोहल वाले केस में अगर क्या देते हैं, डाइसल्फिराम अगर दे दी है और उसने अल्कोहल पी ली, ठीक है, तो अब पेशेंट को क्या होगा, वोमिटिंग हो रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पाल्पिटेशन हो रही है, तो वो एज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक्ट कर रही है कि आगे इस दवाई के साथ जो है अल्कोहल लोगे तो बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली है, तो वो होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वो जनरली इस केस में किया जाता है। सेल्फ ग्रुप थेरेपी में ऐसा नहीं होता, तो डी राइट आंसर रहेगा। Next, a client is diagnosed with glaucoma. What piece of nursing assessment data identifies a risk factor associated with this eye disorder? ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा किससे ज़्यादा होता है?
cardiovascular disease, frequent urinary tract infection, history of migraine and frequently upper respiratory tract infection. अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंशन है, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है किसका, ग्लूकोमा डेवलप होने का, तो ये जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज द करेक्ट आंसर. Next, a client with retinal detachment is admitted to the nursing unit in preparation for repair procedure. Which prescription should the nurse anticipate? अब जो है रेटिनल डिटैचमेंट के लिए जो है पेशेंट रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है. रेटिनल डिटैचमेंट का क्या मतलब है कि रेटिना अपनी जगह से हट गया है. तो या इस केस में क्या दिखाई देता है, फ्लोटर्स दिखाई देते हैं कि आँख में जो है कुछ तैर रहा है, या कर्टेन फॉलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेंस ऑफ कर्टेन फॉलिंग, ऐसा लगता है आँख के आगे पर्दा गिर रहा है. ठीक है, तो वो क्या शो करता है, रेटिनल डिटैचमेंट शो करता है. तो कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जो है नर्स एंटिसिपेट करेगी? ऑप्शन ए, अलाउिंग बाथरूम प्रिविलेजेस ओनली. जनरली इन पेशेंट्स को अवॉइड करते हैं मोबाइल होने के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. एलिवेट हेड ऑफ द बेड टू 45 डिग्री. इनको जनरली फ्लैट लिटाते हैं. हेड तभी एलिवेट करना है अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड है तो, ठीक है, अदरवाइज नोट. वियरिंग डार्क ग्लास टू रीड एंड वॉच द टेलीविजन. यहाँ पे कोई टीवी देखने के लिए नहीं बोलते, आँख को रेस्ट देना है, तो सी भी गलत है. प्लेसिंग एन आई पैच ओवर द क्लाइंट्स आई, ये रहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना है तो पैचिंग करके रखते हैं आई की, तो डी करेक्ट आंसर हो. नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज ऑन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एंड क्रिएट अ प्लान ऑफ केयर विद गोल्स रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलाई. विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट हेल्पफुल? अगर कोई पेशेंट है स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे है तो चांसेस होते हैं कि उसको क्या हो सके, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सके, और जो कि डिटैच होकर पल्मोनरी एम्बोलाई बन जाए. तो कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा? ऑप्शन ए, रेस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड. फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, रेस्ट्रिक्टिंग करने से तो और ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं ये फॉर्म होने के, तो ये नहीं रहेगा. प्लेसिंग अ पिलो अंडर द नी करने से भी क्या होगा, वीनस टेसिस हो जाता है, जो वीनस फ्लो है वो रुक जाता है, तो ये नहीं करेंगे. एनकरेजिंग एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ये करेंगे कि एक्सरसाइज जो कंटिन्यू रखनी है ताकि वीनस फ्लो बरकरार रहे, और अगर वीनस स्टेसिस होगा तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, तो ये करेंगे. पैड, हीटिंग पैड लोअर एक्सट्रीमिटी में नहीं लगाते हैं अनलेस एंड अनटिल प्रिस्क्राइब्ड. तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, उसके अलावा हम न्यूमेटिक कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेशेंट से जो है डोर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं ताकि पेशेंट को क्या ना हो, थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो. तो सी राइट आंसर होगा. नेक्स्ट, नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस. Which laboratory finding should the nurse expect to note if the client has appendicitis? Appendicitis क्या मतलब है? इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है. ठीक है, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है कौन से सेल्स बढ़ते हैं? WBC, क्योंकि ये हमारे कौन से सेल्स हैं? फाइटर सेल्स हैं, लड़ने आ जाते हैं, है ना. तो ये WBC इंक्रीज हो जाते हैं. WBC इंक्रीज को कौन सी टर्म देते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस टर्म देते हैं. तो ल्यूकोपीनिया कि WBC का कम होना हटा दीजिए. अब शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट का क्या मतलब है? लेफ्ट का मतलब होता है कि मोर प्रीमेच्योर सेल्स, ठीक है, और शिफ्ट टू राइट का मतलब होता है टुवर्ड्स द नॉर्मेल्सी. अब जो है अगर ज़्यादा WBC बनाने पड़ रहे हैं तो बॉडी क्या करेगी? फटाफट WBC बनाएगी, जिसके चलते आधे तो प्रीमेच्योर ही बन जाएंगे क्योंकि उसको जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करनी है, कंजप्शन ज़्यादा हो रही है. तो यहाँ पे रहेगा शिफ्ट टू लेफ्ट. शिफ्ट टू लेफ्ट का यही मतलब है कि प्री मैच्योर सेल्स ज़्यादा हैं, और कौन से? ल्यूकोसाइटोसिस, WBC प्री मैच्योर ज़्यादा है. जब अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो ये शिफ्ट टू राइट हो जाता है कि नॉर्मल WBC बन रहे हैं आप. ठीक है, तो बी राइट आंसर रहेगा. और ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे बॉडी क्या करती है, जल्दी प्रोडक्शन के चलते वो क्या होता है कि प्री मैच्योर सेल्स बन जाते हैं. तो यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा, WBCs का ज़्यादा होना और शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब प्री मैच्योरिटी की तरफ. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. Next, the nurse is creating a plan of care for a client who was experiencing anxiety after a loss of job. The client is now verbalizing concern regarding the ability to meet role expectation and financial obligation. What is the priority nursing action? अब सबसे पहले मैस्लो के क्या रहता है कि नीड और फिजियोलॉजिकल नीड रहती है, रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है, अब जो है यही नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा? एंग्जाइटी नहीं बनेगा,
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि पेशेंट को डिस्टर्ब थॉट हो रही है या फिर अनरियलिस्टिक चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे है लैक ऑफ एबिलिटी टू कॉप इफेक्टिवली, कि वो उस सिचुएशन के साथ इफेक्टिवली डील नहीं कर पा रहा है। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आफ्टर परफॉर्मिंग एन इनिशियल असेसमेंट विद नोजिया एंड वॉमिटिंग द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग। अब जो है ये किस चीज़ में प्रेजेंट हो, कौन सी फाइंडिंग होगी? वेव्स ऑफ लाउड गर्गल्स in all four quadrants, B low pitch swishing auscultated, C high pitch clicks or gurgles auscultated, and D very high pitch loud rush auscultated। अब ऐसी केस में ऐसा सुनाई देता है जैसे लहर आ रही है, वेव्स आ रही है, जब नोजिया वॉमिटिंग की केस होती है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है फास्ट हो जाती हैं। तो ए राइट आंसर रहेगा। ये स्विशिंग वगैरह जो है ये ब्रूट में सुनाई देती है, जब ब्रूट जो ब्लड है वो फ्लो करता है किसी भी ओक्लूजन से, जब उसको ब्रूट साउंड ब्रूट में सुनाई देती है, लो पिच स्विशिंग साउंड। हाई पिच क्लिक और गर्गल्स भी जो हैं वो भी इस कंडीशन में नहीं सुनाई देती हैं। वेरी हाई पिच जनरली किस में, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उस कंडीशन में ये सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नोजिया वोमिटिंग है तो पेरिस्टाल्सिस तेज होने के कारण वेव्स ऑफ लाउड गर्गल्स जो है वो सुनाई देंगी चारों क्वाड्रेंट में। ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द नर्स इज मॉनिटरिंग एन इन्फेंट फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, साइन ऑफ हार्ट फेलियर देख रहा है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ के लिए नर्स अर्ली साइन होगा हार्ट फेलियर का? हार्ट फेलियर का अर्ली साइन जो है वो क्या रहेगा? पैलर, कफ, स्लो एंड शैलो ब्रीदिंग। अब यहाँ पे पैलर भी प्रेजेंट होता है, कफ भी, और ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाती है, स्लो नहीं होती, टेकिपनिक हो जाता है पेशेंट, और टेकिकार्डिया हो जाता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे। तो अर्ली साइन रहेगा टेकिकार्डिया होना, जो शो करेगा कि हार्ट फेलियर हो रहा है। तो सी राइट आंसर रहेगा। ये साइंस डेवलप होंगे लेकिन दीज आर द लेट साइंस, नॉट अर्ली साइंस। सो सी इज द करेक्ट आंसर। A nurse reviews the laboratory result from a child diagnosis of rheumatic fever, knowing that for which laboratory test would assist in confirming the diagnosis। confirm करने के लिए ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबुलिन, रेड ब्लड सेल, WBC काउंट, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। अब हमेशा जो है जो कन्फर्मेटरी चीज़ होती है वो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर अगर प्रेजेंट है तो ये शो करता है कि रूमेटिक फीवर है। रूमेटिक फीवर और क्या चीज़ें कॉज करता है? कार्डाइटिस कॉज कर देता है, या फिर जो है जॉइंट्स में जॉइंट्स पेन, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें, सिंडनहेम, कोरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं रूमेटिक फीवर में प्रेजेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ इज़ द कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। Next, on assessment of child admitted with diagnosis of acute stage Kawasaki disease, the nurse expect to note which clinical manifestation of acute stage, मतलब acute stage का manifestation पूछा। कावासाकी में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है वेसल्स की, जो सीवियर इन्फ्लामेशन है ब्लड के फ्लो को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्यूट स्टेज है उसमें प्रेजेंट होता है कंजक्टाइवल हाइपरेमिया। जो कंजक्टाइवा है उसमें जो है हाइपरेमिया हो जाता है, ब्लड जो है वो आ जाता है, जो कि शो करता है एक्यूट स्टेज। क्रैक्ड लिप, नॉर्मल अपीयरेंस तो इसमें होती नहीं है, ठीक है। क्रैक्ड लिप हो गया, डिस्क्वेमिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं लेट स्टेज में या फिर क्रॉनिक स्टेज में। जो एक्यूट स्टेज की बात है वहाँ पे कंजक्टाइवल हाइपरेमिया इज़ द मोस्ट एक्यूट फीचर जो है फाइंड होगा कावासाकी डिजीज़ में। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज क्लोजली मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट ऑफ एन इन्फेंट विद हार्ट फेलियर, जिसको डायूरेटिक थेरेपी मिल रही है, ठीक है। द नर्स शुड यूज विच अप्रोप्रिएट मेथड टू असेस द यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट असेस करने का क्या मेथड रहेगा? ऑप्शन ए वेइंग द डाइपर, बी इंसर्टिंग यूरिनरी कैथेटर, सी कंपेयरिंग इनटेक विद आउटपुट, एंड डी मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एडिड टू फॉर्मूला। ऐसे केस में क्या करते हैं कि बच्चे का डाइपर का नॉर्मल वजन कर लेते हैं और फिर जो है यूरिन वाले डाइपर का वेट करके जो है वेट ऑफ द डाइपर से पता लगता है कि यूरिन जो है वो कितना बच्चे ने किया है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड रहता है इन बच्चों में, इन्फेंट्स में, तो वो रहता है वेइंग द डाइपर। अदर्स आर ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ द यूरिन आउटपुट बट नॉट अप्रोप्रिएट एज ऑफ वेइंग ऑफ द डाइपर्स। तो ए करेक्ट आंसर रहेगा। Next, the nurse records
reviews the record of a child just seen by healthcare provider and diagnosed with suspected aortic stenosis. जो aortic wall है उसमें stenosis हो गया है, बंद हो गई है. The nurse expect to note which clinical manifestation specially found in this disorder. अब देखिए अगर हार्ट के 4 चैम्बर की बात करूं, ठीक है, तो ये राइट एट्रियम, नीचे है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, आयोटा निकलता है, और यहाँ पे जो वॉल होती है उसको बोलते हैं आयोटिक वॉल. अब इस आयोटिक वॉल में स्टेनोसिस हो गया है. स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो गई है, तो जो यहाँ नीचे की तरफ ब्लड जाना था वो नहीं जा पा रहा है. तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हुआ है, कार्डियक आउटपुट घट गया है, डिक्रीज हो गया है, और सारा ब्लड ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ बैक मार रहा है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. ठीक है, और ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कॉज करेगा. तो यहाँ पे इन बच्चों में जब कार्डियक आउटपुट घट जाता है तो सबसे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देती है वो क्या है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस दिखाई देता है, कि एक्सरसाइज करते ही बच्चा थक रहा है, एक्सर्ट हो रहा है. तो ये चीज़ें बच्चों में सबसे कॉमनली दिखाई देती है, जो इंडिकेट करती है कि कुछ गड़बड़ है. ठीक है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, तो वो गड़बड़ आयोटिक स्टेनोसिस की वजह से आ सकती है. तो सी करेक्ट आंसर होगा. Next, a healthcare provider has prescribed oxygen as needed for an infant with heart failure. In which situation the nurse administer the oxygen? ऑक्सीजन का प्रिस्क्रिप्शन है whenever necessary वाला, कि जब ज़रूरत है तब लगाइए. तो कौन सी सिचुएशन में नर्स जो है वो लगाएगी? ड्यूरिंग स्लीप, when changing the diaper, when the mother is holding the infant, and when drawing blood for electrolyte testing. ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा. कम कब होगा? जब बच्चा क्राई करेगा. ठीक है, अब इनमें से सबसे ज़्यादा क्राई बच्चा कब करेगा? जब सुई लगेगी बच्चे को. ठीक है, तो जब ब्लड विड्रॉ करेंगे उस कंडीशन में ज़रूरी है कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना, क्योंकि वहाँ पे बच्चे की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है क्राई करने से, और सप्लाई इतनी है नहीं, तो इसलिए हमें एडिशनल सप्लाई देनी पड़ेगी, और डी राइट आंसर होगा. नेक्स्ट, द नर्स रिव्यूज द रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड हु इज सस्पेक्टेड टू हैव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. Which statement by the child's parents should the nurse expect that is diagnosed with associated with this diagnosis? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है? जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, जो छलनी है किडनी की, वो क्या हो जाती है, वहाँ पे डैमेज हो जाता है, ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाता है. और ये जनरली कब होता है, किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से. जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, उससे होता है. और ये सोर थ्रोट की हिस्ट्री होती है इन बच्चों में. सोर थ्रोट जो है जब किडनी तक पहुंच जाता है ये ऑर्गेनिज्म, तभी ये कॉज करता है ग्लोमेरुलर डैमेज. और ग्लोमेरुलर डैमेज होने पे जब आरबीसीज यहाँ आते हैं तो ये आरबीसीज को तोड़ देता है. ग्लोमेरुलस में आते हैं तो जब जब ये तोड़ने लग जाता है आरबीसी को, तो जो यूरिन है उसमें क्या चीज़ होती है, ब्लड प्रेजेंट होता है. तो यूरीमिया जो है, ब्लड प्रेजेंट होता है, वो फाइंडिंग होती है. तो ऐसे बच्चों में जो यूरिन होता है वो कोका कोला कलर का प्रेजेंट होता है, या फिर ब्लड जो है, ब्लड स्ट्रीक्स जो हैं वो यूरिन में दिखाई देती हैं. तो ये एसोसिएटेड होगा डायग्नोसिस के साथ. आई एम ग्लैड दैट दे डिडंट फाइंड प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है. Healthcare providers said kidneys are working well. No, kidneys are not working well in glomerulonephritis. ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, जनरली हाई होता है, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा होता है, और ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण ब्लड प्रेशर भी क्या है, हाई साइड में होता है, नॉट ऑन द लोअर साइड. तो बी राइट आंसर होगा. नेक्स्ट, द नर्स परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन 2-year-old child who has been diagnosed with nephrotic syndrome notes that the most common characteristics. अब मैंने बताया था आपको, कई बार बता चुकी हूँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीनूरिया जब यूरिन में सारा प्रोटीन हो जाएगा तो ब्लड में क्या है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, ब्लड में प्रोटीन कम हो जाता है. और प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑनकोटिक प्रेशर, सेल्स का इंट्रावेस्कुलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है. अब जब
प्रोटीन कम है, ऑन्कोटिक प्रेशर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, तो सारा फ्लूइड कहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है, जिससे कि अडीमा कॉज होता है। तो इन बच्चों में जर्नलाइज्ड अडीमा जो है वो प्रेजेंट होगा, मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कारण ये, ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ 7-year-old चाइल्ड इज सीन इन द क्लिनिक, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट नोक्चुरल एमिसिस, कि रात को बच्चा जो है यूरिन कर देता है बेड में। द नर्स शुड प्रोवाइड विच इन्फॉर्मेशन टू द पेरेंट्स? ए, नोक्चुरल एमिसिस डज नॉट रेस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। बी, noctural enuresis is caused by psychiatric problem. C, noctural emesis requires surgical intervention to improve the problem. And D, primary noctural emesis is usually outgrown without therapeutic intervention. जनरली ये बच्चों में क्या है कि 7 साल का बच्चा है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ और जो है बच्चे को थोड़ा होल्डिंग के साथ, लिक्विड्स कम दे के बेड टाइम पे, इन सारी चीज़ों से इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। तो डी राइट आंसर रहेगा। जनरली ये प्राइमरी है तो इसको इतना ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है, तो हम बोलते हैं कि आउटग्रोन है और विदाउट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, जनरली छोटे छोटे इंटरवेंशन से ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तब जो है ट्रीटमेंट वाला पार्ट आता है। तो प्राइमरी चीज़ रहेगी हैबिट चेंज करना, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स प्रोवाइड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द 2-year चाइल्ड हु हैड ऑर्कियोपैक्सी टू करेक्ट क्रिप्टोकाइडिज्म। विच स्टेटमेंट बाय द पेरेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन? गलत चीज़ बतानी है, ठीक है। क्रिप्टोकाइडिज्म क्या होता है? जनरली क्या है, जब बच्चा बोर्न हो रहा होता है तो उसकी टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में डिसेंड कर जाती हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं नीचे की तरफ। जब वो नहीं आ पाती हैं, अनडिसेंडेड रह जाती है, एक या दोनों, तब उसको बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। और फिर उनको स्क्रोटम में जो सर्जरी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी, कि उनको स्क्रोटम में लेके आना है, ठीक है। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है नीड स्टेटमेंट नीड बता रही है, नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन? आई विल चेक हिज टेम्परेचर, येस टेम्परेचर हैज़ टू बी चेक्ड, ये ठीक बात है। आई विल गिव हिम मेडिकेशन सो ही विल बी कंफर्टेबल, मेडिकेशन देनी है एज पर प्रिस्क्राइब। आई विल चेक हिज वर्डिंग टू बी श्योर देर इज़ नो प्रॉब्लम। वर्डिंग में जनरली जो है क्रिप्टोकाइडिज्म में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पर फिर भी पेरेंट्स को चेक करते रहना है कि कोई पस सेल्स वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन के कारण कुछ चेंज तो नहीं है। आई विल लेट हिम डिसाइड व्हेन टू रिटर्न टू हिज प्ले एक्टिविटीज़, ये गलत स्टेटमेंट है। जनरली जो है क्रिप्टोकाइडिज्म के 2 to 3 वीक्स तक रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं, तो इमीडिएट रिटर्न टू प्ले एक्टिविटीज़ इज नॉट रिकमेंडेड। सो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट मेड बाय द पेरेंट्स एंड करेक्ट ऑप्शन वी हैव टू चूज, तो डी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is reviewing the treatment plan with the parent of a newborn with hypospadiasis. Which statement by the parent indicate their understanding of the problem? Hypo है, तो अगर ये पेनिस की बात करें तो हाइपो में क्या होता है, नीचे। हाइपो का क्या मतलब है, डाउन होता है ना, तो नीचे की तरफ जो है पेनिस की जो यूरिनरी ओपनिंग है, यूरिथ्रल यूरिनरी ओपनिंग है, वो नीचे की तरफ होती है। और एपिस्पेडियासिस का मतलब है ऊपर की तरफ। ऊपर के सरफेस को हम डोर्सल सरफेस बोलते हैं, नीचे के सरफेस को हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। हाथ का देख लीजिए, हाथ में ऊपर ये क्या है, डोर्सम बोलते हैं ना इसको। तो सिमिलरली जो पेनिस का ऊपर वाला सरफेस है उसको हम डोर्सम सरफेस बोलते हैं, और नीचे वाले सरफेस को हम वेंट्रल बोलते हैं। और अगर यूरिनरी ओपनिंग नीचे वाले सरफेस पे प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे, तो वो हाइपोस्पेडियासिस कहलाता है। और अगर वो ओपनिंग ऊपर वाले सरफेस पे प्रेजेंट है तो वो एपिस्पेडियासिस कहलाता है। यहाँ पे बोला है हाइपोस्पेडियासिस है बच्चे को, तो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम? ऑप्शन ए, caution should be understood when straddling the infant on the hip. Vital signs should be checked daily to check for bladder infection. Catheterization will be necessary and circumcision has to be delayed to save the cervix. ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। वाइटल साइंस जो है डेली चेक, ब्लैडर इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं इसमें जनरली। एपिस्पेडियासिस में यूटीआई ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं उसके एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन के आधार पे। यहाँ पे कैथेटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चा यूरिनेट कर सकता है। सर्कमसीजन जो है वो डिले करना होता है क्योंकि सर्जिकल रिपेयर इसकी करनी हो के लिए फोर स्किन ऑफ द पेनिस की ज़रूरत होती है, और फोर स्किन जो है सर्कमसीजन में रिमूव हो जाती है, इसीलिए सर्कमसीजन से पहले हमें हाइपोस्पेडियासिस की सर्जिकल करेक्शन करना होगा फोर स्किन का यूज़ करते हुए। तो सी डी करेक्ट आंसर है कि सर्कमसीजन को डिले करना होगा क्योंकि टिश्यूज़ को सेव करना है, फोर स्किन को सेव करना है, वो सर्जिकल रिपेयर।
नेक्स्ट, विच क्वेश्चन शुड द नर्स आस्क द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से मैंने बताया था आपको कि कैसे शुरुआत होती है, इसकी गले के इन्फेक्शन से शुरुआत होती है। तो एक ही ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, सोर थ्रोट और थ्रोट इन्फेक्शन इन लास्ट फ्यू वीक्स, सो डी करेक्ट आंसर होगा। Next, the nurse collects a urine specimen pre-operatively from a child with epispadiasis for surgical repair. When analyzing the result of urine analysis, which should the nurse most likely to expect? अब मैंने बताया ना आपको कि एपिस्पेडियासिस जो उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है ऊपर की तरफ है, तो उनको ज़्यादा यूटीआई होने के चांसेस हैं। तो जब यूरिन स्पेसिमेन देखते हैं तो इनमें बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की प्रेजेंस यूरिन में होना स्वाभाविक है, मोस्ट कॉमन अकरेंस है, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। The nurse notes documentation that a child is exhibiting an inability to flex the leg when thigh is flexed anteriorly at the hip. Which condition does the nurse suspect? अब ये साइन कौन सा है कि इनेबिलिटी टू फ्लैक्स द लेग, कौन सा साइन है? ये कर्निंग साइन है, ठीक है, कर्निंग साइन है जो कि किस को इंडिकेट कर रहा है? मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करता है। तो ए मेनिंजाइटिस जो है नर्स सस्पेक्ट करेगी इस कंडीशन में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। Next, a mother arrives at emergency department with her 5-year-old child and states that child fell off a bunk bed. The head injury suspect हो रही है। बच्चे का जो है एयरवे स्टेटस असेस किया है और असेस किया है अर्ली एंड लेट साइन ऑफ आईसीपी। तो लेट साइन कौन सा है आईसीपी का? ऑप्शन ए नोजिया, इरिटेबिलिटी, हेडेक, ब्रेडिकार्डिया। लेट साइन पूछा गया है, ये सारे तीनों साइन क्या है? अर्ली साइन है, लेटली आता है ब्रेडिकार्डिया, तो डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Next, a nurse is assigned to care for an 8-year-old child with diagnosis of basilar skull fracture है। बच्चे को स्कल का फ्रैक्चर हुआ बेस का। The nurse reviews the healthcare provider prescription and should contact the healthcare provider to question which prescription। कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जो है क्वेश्चन करेगी? ऑप्शन ए ऑब्टेन डेली वेट, प्रोवाइड क्लियर लिक्विड, नेजोट्रेकियल सक्शनिंग एज नीडेड एंड मेंटेन अ पेटेंट आईवी लाइन। सक्शनिंग इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। तो इस चीज़ को नर्स क्वेश्चन करेगी, क्यों? क्योंकि कैथेटर के सक्शन के टिप हो सकता है, जो सक्शन कर रहे हैं तो जो ब्रेक हो रखा है स्कल में, वहाँ पे जो है स्कल में भी इन्फेक्शन पहुँचा दे। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। कि हम ये पूछेंगे आपने क्यों लिखी है, ये गलती से तो नहीं लिख दी है, क्योंकि दिस इज नॉट रिकमेंडेड इन बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, तो सी राइट आंसर रहेगा। Next, a child is diagnosed with Ray's syndrome. The nurse creates a nursing care plan for the child and should include which intervention in planning the care? Ray's syndrome मैंने बताया था, एस्पिरिन अगर ज़्यादा दे देते हैं, एस्पिरिन ओवरडोज से भी रेस सिंड्रोम हो सकता है। यहाँ पे एनसेफेलोपैथी, ब्रेन का जो है एनसेफेलोपैथी होती है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन प्लस हिपैटिक फेलियर जैसे सिम्टम्स, हिपैटिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्रेजेंट होती है रेज में। अब यहाँ पे कौन सी इंटरवेंशन करनी है? असेसिंग हियरिंग लॉस इनमें नहीं होता है। मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट, किडनी भी नहीं इन्वॉल्व होती है इसमें। चेंजिंग पोजीशन एवरी 2 आवरली एंड प्रोवाइडिंग अ क्वाइट एटमॉस्फेयर, डिम्ड लाइटिंग। 2 आवरली पोजीशन चेंज करने का भी कुछ नहीं होता है, 4 आवरली भी कर सकते हैं। और बच्चा थोड़ा मोबाइल भी होता है, ऐसा नहीं कि बेड रिडन होता है। यहाँ पे प्रोवाइड करना है क्वाइट एनवायरनमेंट, क्योंकि जो ब्रेन है वो क्या है, एंसेफेलोपैथी हो गई है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, सेरिब्रल टिश्यूज एडिमा है। तो अगर क्वाइट एनवायरनमेंट देना है ताकि उसको इरिटेशन ना हो, आईसीपी और ना इंक्रीज हो, तो डी राइट आंसर होगा। Next, an infant with diagnosis of hydrocephalus is scheduled for surgery. What is the priority nursing intervention in preoperative period? हाइड्रोसिफेलस है, ठीक है, सर्जरी के लिए पोस्टेड है। प्री ऑपरेटिवली क्या करना है? टेस्ट द यूरिन फॉर प्रोटीन, बिल्कुल ही इररेलेवेंट बात है, हटा दो। रिपोजिशन द इन्फेंट फ्रीक्वेंटली, प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, स्टिमुलेटिंग नहीं देना है, ठीक है, स्टिमुलेट करना ही नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है हर 15 मिनट में असेस करने की ज़रूरत नहीं है। रीपोजिशनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोसिफेलस में सर बड़ा है और कैसा है, फ्रेजाइल है, तो इसलिए अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो क्या है, सोर्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग चेंजेस जो है इन बच्चों में रिकमेंडेड होती है, बी। नेक्स्ट, द नर्स इज क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ चाइल्ड हु इज एट रिस्क फॉर सीजर्स। विच इंटरवेंशन अप्लाई इफ द चाइल्ड इज सीजर्स? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इतने क्वेश्चन पढ़ के सेलेक्ट का अलेक्ट सुनाई दे रहा है, ये है। आपको जो है मैं ये भी बता दूं कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करती हूँ मिनिमम टाइम में, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल
तो होंगी ये वीडियोस अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। और जनरली जो लाइव सेशंस होते हैं, इट इज़ नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, बट जो लाइव सेशंस होते हैं उनमें आप देखेंगे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और इस टाइम पे आपको टाइम सेविंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सके तो अवॉइड कीजिए, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो आपकी विश है, लेकिन ये मेरी पर्सनल सलाह है कि अवॉइड कीजिए इस टाइम पे लाइव सेशंस, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा और उसमें क्वेश्चंस की जो मात्रा है वो कम होती है। तो ये एक छोटी सी सलाह है, डिपेंड्स ऑन यू कि यू वांट टू फॉलो और नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से सीजर्स के पे क्या क्या अप्लाई करना है। ऑप्शन है टाइम द सीजर, बी रिस्ट्रेन द चाइल्ड, सी स्टे विद द चाइल्ड, place the child in prone position, E move furniture away from the child, D insert a padded tongue। तो रिस्ट्रेन कभी भी नहीं करना है, ठीक है, और प्रोन पोजीशन में नहीं, साइड लाइंग में करते हैं ताकि सिक्रेशंस बाहर आ जाए। कभी भी बच्चे के मुंह में सीजर्स के टाइम पे कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि टीथ जो है या म्यूकोजल मेम्ब्रेन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो सीजर का टाइम द सीजर टाइम नोट करना है सीजर का, बच्चे के साथ रहना है, और कोई भी फर्नीचर जो है उससे दूर होना चाहिए ताकि इंजरी ना हो। तो A, C and E आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर। Next, the nurse creates a plan of care for child at risk for tonic-clonic seizure. In the plan of care, the nurse identifies seizure precautions and document that which item need to be placed at child bedside. टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में क्या है, जर्की मूवमेंट्स होते हैं पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी स्टिफनिंग, जर्की मूवमेंट्स ये प्रेजेंट होता है। तो जब सीजर प्रिकॉशन के तौर पे बेड साइड पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इमरजेंसी कार्ड, ट्रेकियोस्टमी, पैडेड टंग ब्लेड एंड सक्शनिंग इक्विपमेंट एंड ऑक्सीजन। सक्शनिंग इक्विपमेंट और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता है और सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा ड्रूल होती हैं, तो सक्शनिंग की ज़रूरत होती है। तो बेड साइड पे ये रेडी होना चाहिए अगर पेशेंट को सीजर्स की हिस्ट्री है तो। डी। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हैज़ राइट फीमर फ्रैक्चर कोज्ड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, placed in skin traction temporary until surgery is performed. During assessment, the nurse notes dorsal pedis pulse is absent. Which action should the nurse take? जनरली जो है पल्स का एब्सेंट होना क्या शो कर रहा है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम शो करता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब है कि मसल में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो आगे वाले पार्ट पे रुक गई है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोट करना है इस चीज़ को सोचते हुए। तो डी राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड विथ स्कोलियोसिस रिगार्डिंग द यूज ऑफ ब्रेस। विच स्टेटमेंट बाय द पेरेंट्स इंडिकेट नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, मतलब गलत स्टेटमेंट। स्कोलियोसिस में क्या है, जो नॉर्मल कर्वेचर ऐसे दिखाई देता है ना स्पाइन का, वो एस शेप्ड जनरली हो जाता है, ठीक है, स्कोलियोसिस में। तो इसमें ब्रेस लगाना पड़ता है। ब्रेस उसको ठीक नहीं करता, लेकिन फर्दर जो उसका डिस्ट्रक्शन है उसको रोक देता है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट क्या है, आई विल एनकरेज माई चाइल्ड टू परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड एक्सरसाइज, करना है, ठीक है। देन आई विल हैव माई चाइल्ड वियर सॉफ्ट फैब्रिक क्लोथिंग अंडर द ब्रेस, येस, क्योंकि क्या ना हो, स्किन एब्रेशन ना हो। आई विल अप्लाई लोशन अंडर द ब्रेस एंड आई शुड अवॉइड द यूज ऑफ पाउडर। कोई भी लोशन पाउडर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लोशन से और ज़्यादा चिपचिपा होने से क्या है, स्किन बार बार फ्रिक्शन होगा, स्किन जो है वो रप्चर होगी। तो सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।